जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है यह बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके मैंने ये नोट्स तैयार किए हुए हैं और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे अपने टॉपिक का मतलब, ताकि हमारे लिए चैप्टर को समझना काफ़ी आसान हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैप्टर का जो मतलब है वह है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा चैप्टर हमें कहना क्या चाहता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे देश को अच्छा चलाने का जो तरीका होता है वह होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र किस पर टिककर बना हुआ है? तीन चीज़ों पर दोस्तों। वह कौन सी है? विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छा अगर देश को चलाना है तो लोकतंत्र चलाएगा। और लोकतंत्र किससे चलेगा? विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो देखो दोस्तों, विधान पालिका का मतलब क्या है? जो हमारे लिए कानून बनाती है। और हमारे लिए कानून कौन बनाती है? संसद। संसद के अंदर कौन कानून बनाता है हमारे दोस्तों? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, जो विधान पालिका है वह हमारे लिए कानून बनाती है। उन कानून को जमीन पर कौन लागू करता है? वह है कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या देखती है दोस्तों? न्यायपालिका का काम है कि कानून को देखना, जो कानून बनाया गया वह सही है और उस कानून को अगर कोई नहीं मान रहा तो उसे सजा दो। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे सरकार ने एक कानून बनाया कि जो गरीब हैं उनको फ्री राशन दिया जाए, तो ये विधान पालिका काम है, सरकार लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए कानून बनाना। अब दोस्तों, न्यायपालिका देखिए क्या ये कानून सही है कि गरीबों के लिए राशन फ्री कर दिया जाए, और उसके बाद वो हर तरह से देखेगी इसको कि वो गरीबों को मिलेगा कैसे, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद दोस्तों, वो काम कौन करेगा? कार्यपालिका। अब यहाँ पे कार्यपालिका कौन है दोस्तों? जो उस काम को करेगी। जैसे कि जो लोग राशन बांटेंगे, जो संस्थान राशन बांटेगी, जो चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो किसी भी तरह से जो राशन बांटने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर नहीं बांटेंगे तो उसको सजा कौन देगी? न्यायपालिका। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा देश तीन अंगों के रूप में काम करता है। एक कानून बनाता है, दूसरा उस कानून की जांच करता है, और तीसरा उस कानून को लागू करवाता है, और फिर वही दूसरा उस कानून में कोई दिक्कत होती है तो उसको सजा देता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पुरानी फिल्में देख लीजिए, अगर आप पुराने ग्रंथ पढ़ लीजिए, तो उसमें न्याय की बड़ी व्यवस्था की गई है। क्या दोस्तों? न्याय की बड़ी व्यवस्था की गई है। अगर आप रामायण भी देखेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय के लिए राम जी ने अपनी जो पत्नी थी उनको भी त्याग दिया था, उनको भी अपने से दूर कर दिया था। किस लिए? ताकि समाज में न्याय बना रहे। तो दोस्तों, न्यायपालिका बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का जो मेन था सर्वोच्च न्यायालय, उसे कवर कर दिया था दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय है क्या। तो देखो दोस्तों, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए न्यायालय के बारे में, न्याय के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे गठन हुआ है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है। लेकिन एग्ज़ाम में कई बार उच्च न्यायालय के बारे में पूछ लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के साथ में। तो अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिसाब से देखें तो दोस्तों, उच्च न्यायालय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगले वीडियो में हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे न्यायिक सक्रियता करके। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया जो मैं आपको मेन रूप से समझाना चाहता हूँ चैप्टर का मतलब। तो दोस्तों, आपके चैप्टर का जो मतलब है वो यहाँ पर यही था कि हम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। हम यह पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश में न्याय कैसे मिलता है, न्याय देने वाली संस्था कौन है, न्याय कैसे प्राप्त होगा। तो देखो दोस्तों, हमारे देश में न्याय देने का तरीका क्या है। हमारे देश में जो सबसे नीचे लेवल पर जो न्याय देता है, जैसे छोटे मोटे कोर्ट हो गए, उन्हें बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। एक होता है राज्य के लिए, जो उस राज्य के लिए सारे फैसले करता है, उस राज्य के लिए न्याय करता है, उसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। और एक है सबसे ऊपर, सिर्फ एक, जो है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो हर एक राज्य के लिए वैसे तो अपना
कोर्ट होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उच्च न्यायालय है क्या, वह कैसे बनता है, वह क्या काम करता है, उसकी स्थिति क्या है। तो देखो दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य के उच्च न्यायालय की रचना, शक्ति तथा स्थिति का वर्णन करें। तो देखो दोस्तों, अब मैं हर एक चीज़ का मतलब आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में गुजरात हाई कोर्ट है, ये सारे अपने राज्य के हाई कोर्ट हैं, ठीक है दोस्तों। वो अपने राज्य को संभालते हैं, अपने राज्य की न्याय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो हमारे देश को जो 28 राज्य हैं वो किस तरीके से, उनके कौन कौन से न्यायालय, यह सब पढ़ेंगे। रचना दोस्तों, ये कैसे बनती है, इनके जजों को कौन नियुक्त करता है, ये कैसे काम करती है, इनकी शक्तियां क्या क्या है, कहीं सुप्रीम कोर्ट का काम करती हैं कि नहीं, तो यह सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप बताना कि द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द स्टेट वर्क अंडर इट। तो देखो दोस्तों, किसी भी राज्य का, ठीक है दोस्तों, मान के चलिए दिल्ली राज्य है या गुजरात राज्य है, उस राज्य का जो कोर्ट होगा, जो उसे कहेंगे हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो हर एक राज्य का अपना एक ऊंचा कोर्ट है, उसके नीचे ही उस राज्य के सारे कोर्ट आएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। और उससे नीचे कौन है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर ये बात समझ रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि कोई भी जो उच्च न्यायालय वो अपने राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके नीचे ही सारे कोर्ट आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी क्राइम आप ना करो, लेकिन आप कभी अगर किसी तरह से क्राइम या फिर कभी आपका वास्ता पड़ा होगा कोर्ट जाने का, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले बड़े लोअर लेवल पे, चाहे मजिस्ट्रेट लेवल पर, चाहे बहुत जो लोकल कोर्ट्स होते हैं उनमें ले जाते हैं। फिर वहाँ जब आपका ट्रायल या कुछ चलता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जो उस राज्य का होता है। तो हाई कोर्ट जो उस राज्य में, चाहे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, जो उसका हाई कोर्ट है, उसके नीचे उस राज्य के सारे कोर्ट आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सारे कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं जो उस राज्य में है। नॉर्मली देयर इज़ वन हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, बट देयर कैन बी ओनली वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एज वेल आर्टिकल 231 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि वैसे तो हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए, परंतु हमारे संविधान के एक आर्टिकल से, अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि कभी कभी 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे दोस्तों पंजाब और हरियाणा का, ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है, तो उन दोनों के बीच में बटा हुआ है कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि 2 राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। और बम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट भी उसी टाइम के हैं। तो इसीलिए ये समझ लिए कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता का है। तो ये एक एग्जामिनर की नज़र में एक अच्छा नंबर बनाने का तरीका है। द न्यूएस्ट हाई कोर्ट आर द तेलंगाना कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, बोथ एस्टैब्लिश इन द ईयर 2019। तो देखो दोस्तों, अभी हमारे देश में 2 हाई कोर्ट और बने हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इससे पहले ये हाई कोर्ट नहीं थे, ये 2019 में बने हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे देश में 28 राज्य और 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो मतलब अब बिल्कुल हम कुछ ही कम नंबर से रह गए हैं सारे राज्यों के हाई कोर्ट बनाने में। तो इसका मतलब यह समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है और उस हाई कोर्ट के नीचे ही दूसरे हाई कोर्ट आते हैं उस राज्य में, ठीक है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, लेकिन 231 में यह भी कहा गया है कि 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है। तो वही बात जो हमने दोस्तों ऊपर पढ़ी थी। अभी के टाइम में हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय एक राज्य का सबसे उच्चतम न्यायालय है, बाकी सब न्यायालय उसके अधीन काम करेंगे। तो वही बात दोस्तों हिंदी में कि जो भी और उच्चतम न्यायालय है वो उसके नीचे काम करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया सब कुछ कि उच्च न्यायालय वास्तविक वो कैसे शक्ति क्या है। तो यही शक्ति है उसकी कि वो अपने राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट है और हर एक राज्य का अपना कोर्ट हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 214 के अनुसार 2 राज्यों का एक कोर्ट भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है संरचना मतलब कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे दिल्ली के चीफ जस्टिस होंगे,
गुजरात के चीफ जस्टिस होंगे, तेलंगाना के चीफ जस्टिस होंगे। तो यहाँ पर ये बताएगी कि हर एक राज्य का अपना चीफ जस्टिस होता है। जैसे दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय का, जो हमारे देश के है ना, वैसे हर एक राज्य के भी चीफ जस्टिस हैं उच्च न्यायालय कोर्ट के। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि हमारे देश में जो 25 कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, उन सभी कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे चीफ जस्टिस भी कहा जाता है, और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए गुजरात हाई कोर्ट है, तो गुजरात हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे गुजरात के, और उसके अलावा उनके नीचे कई सारे जज होंगे जो उनसे जूनियर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बात की गई है। कुछ इनकी संख्या राज्य की ज़रूरत के आधार पर है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में ज़्यादा जज होने चाहिए, तो वहाँ पर ज़्यादा जज रखते हैं, वरना हर एक राज्य की अपनी अलग अलग संख्या है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पर डाल के देख भी सकते हैं कि किस राज्य में कितने जज हैं उसकी हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कभी राज्य की हाई कोर्ट पर काम ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर 2 वर्षों के अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी जो जज होंगे वो रख लिए जाएंगे और वह राष्ट्रपति से पूछ कर रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो देखो दोस्तों, मान के चलो गुजरात हाई कोर्ट है ये, और गुजरात हाई कोर्ट के अंदर अगर काम बहुत ज़्यादा आ गया तो गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वह बोल सकते हैं राष्ट्रपति को कि हमें और जजों की ज़रूरत है, तो एड होक के माध्यम से वो जजों को रख देंगे। ठीक है दोस्तों, और वो किससे पूछ कर रखेंगे? चीफ जस्टिस से। तो इसका मतलब यह है कि संख्या बढ़ घट भी सकती है, काम के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ये याद रखिए कि आपको हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बताया गया योग्यता, कौन बन सकता है हाई कोर्ट का जज। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या मैं बन सकता हूँ? क्या आप बन सकते हैं? तो अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है या चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बनना अपने राज्य के उच्चतम न्यायालय का, तो यहाँ पर लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की निम्नलिखित योग्यता। पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए आप, भारतीय संघ के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुके हो। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी पद, मतलब न्यायिक पद पर, चाहे वो एडवोकेट मान लीजिए, चाहे आप अपने जज के रूप में मान लीजिए, आप 10 वर्ष तक काम करते रहने चाहिए भारतीय संघ में, मतलब कि राज्य में। वह देश के किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। दोस्तों, हाई कोर्ट में आपकी वकालत होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का वकालत का 10 वर्ष का समय की शर्त को पूरा करने के लिए उसमें व्यस्त समय भी शामिल किया जा सकता है, जिस समय के लिए वह उच्चतम न्यायालय वकालत शुरू करने के किसी न्यायिक पद पर या किसी न्यायाधीश के सदस्य के पद पर नियुक्त रहा हो, अथवा केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन कैसे पद पर आसीन रहा हो जिसके लिए कानून के विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि 10 साल में हर एक तरह के चीज़ों को जोड़ा जाएगा जब से उसने ज्वाइन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो वकालत में हो, चाहे वो किसी खास लॉ से रिलेटेड हो, या फिर आपने वहाँ पर किसी तरीके से सेवा करी हो, या फिर आप जज के आधार पर रहे हो, लेकिन वो टोटल 10 होना चाहिए। ये नहीं कि 10 साल जज रहने चाहिए। तो आपको अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो यह खासियत होनी चाहिए। न्यायाधीश की नियुक्ति, तो देखो दोस्तों, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जज है, वो कैसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर बताइए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे ये राज्य है और इस राज्य के लिए मान के चलिए बिहार है। ठीक है दोस्तों, और बिहार के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को रखना है। अब इसे कौन रखेंगे? राष्ट्रपति जी। ठीक है दोस्तों, और वो किससे पूछेंगे? एक तो बिहार के राज्य के जो राज्यपाल होंगे और एक भारत के जो चीफ जस्टिस होंगे, इन दोनों से पूछेंगे कि हाई कोर्ट ऑफ बिहार के लिए मैं किसे रखूं। तो इन दोनों की सलाह पर जो व्यक्ति इनको सही लगेगा, ये इनसे पूछकर अपने हिसाब से उस व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है या फिर जो जज होता है, वो किससे पूछ कर रखे जाते हैं दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी लेनी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, अब मान के चलो, यहाँ पर मैंने आपको अभी जो पीछे बताया था वही बताया था कि बिहार के चीफ जस्टिस की, ठीक है दोस्तों, वो किससे पूछेंगे? राष्ट्रपति जी। एक तो आपका
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और दूसरा उस राज्य के राज्यपाल से। अब मान के चलो उन्होंने हाई कोर्ट के जो वो थे चीफ जस्टिस, उन्हें पसंद कर लिया या फिर उन्हें उनके पद पर रख लिया। अब यहाँ हाई कोर्ट में जज को रखना है, किसी को जज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वो पूछेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो पूछेंगे राज्यपाल से, और वो पूछेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। अब इन तीनों की सलाह पर वह किसे रखेंगे? न्यायाधीश को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसे रखना है तो वो किससे पूछेंगे? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और दूसरा किससे पूछेंगे? राज्यपाल से। और अन्य न्यायाधीश को रखना है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ उस स्टेट से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और राज्यपाल से। इस तरीके से फिर उनकी नियुक्ति की जाएगी, यहाँ पर यह बताया गया है। कार्यकाल दोस्तों, अगर आप हाई कोर्ट के जज बन गए, ठीक है दोस्तों, तो आप कितने साल तक काम करेंगे? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कायम रहता है, परंतु वैसे पूर्व स्वयं अपने पद से त्यागपत्र देकर अलग हो सकता है। तो देखो दोस्तों, जैसे जिस भी एज में उन्हें वहाँ पर रखा गया, ठीक है दोस्तों, वो वहाँ पर जज बने, उसके बाद 62 साल तक वो वहाँ बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वो आयु से पहले वो खुद टर्मिनेशन दे दे, वो खुद अपने आप टर्मिनेशन कह रहा हूँ, खुद रिज़ाइन दे दे, तो वो वहाँ से हट सकते हैं, या किसी सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। पद से हटाना ये संसद के दोनों सदन अपने सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से 2/3 सदन की बैठक के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सदाचार या अयोग्यता, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के अपराध पे अपराधी ठहराया और विषय में राष्ट्रपति को संबोधित करे तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा देते हैं। दोस्तों पहला तो मैंने आपको ये बताया कि वो खुद टर्मिनेशन दे सकते हैं, वरना 62 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया, अगर मान के चलो उच्च हाई कोर्ट के जज ने कोई गलत काम कर दिया, तो ऐसे टाइम में हमारे देश की संसद अगर 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा पास कर दे कि इस जज ने गलत काम किया है और उसे हटाने की कहे, तो राष्ट्रपति जी को उस जज को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि कोई जज को अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में सीट मिल गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कुछ भी गलत कर सकते हैं। अगर वो इनकैपेसिटी, उनके अंदर क्षमता नहीं है, उल्टे सीधे फैसले सुना रहे या मिसबिहेव कर रहे हैं, वो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, कुछ उल्टे फैसले ला रहे हैं, तो ऐसे टाइम में भारत की संसद 2/3 बहुमत से ऐसे जजों को हटा भी सकती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जज को हटाया भी जा सकता है, वो खुद टर्मिनेशन भी दे सकते हैं। अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहा, सही चलता रहा, तो 62 वर्ष की आयु तक उन्हें वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। वेतन, संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो सैलरी दी जाएगी दोस्तों, वह सैलरी संसद विधि द्वारा निश्चित होगी या भत्ते एवं वेतन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हाईकोर्ट की सैलरी होती है जजों की, वो केंद्र सरकार नहीं देती, वो राज्य सरकार की जेब से जाता है, ठीक है दोस्तों। हाईकोर्ट के जज की सैलरी 1 लाख रुपये है, परंतु 7वां वेतन आयोग लगने के कारण यह बढ़कर 280 लाख मतलब 2,80,000 रुपये हो गई है। परंतु अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट लागू होते समय राष्ट्रपति इनके वेतन एवं भत्तों में कम कटौती की जा सकती है। तो देखो दोस्तों, अभी समझ लो जो हाई कोर्ट की सैलरी है जज की वो 2,80,000 रुपये, और अगर हमारे देश में कभी कोई संकट आ जाता है, ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति इनके सैलरी काट भी सकती है, कम भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। अब एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि अगर कोई दिक्कत भी है तो आप मुझे प्लीज़ फीडबैक देना कि उस गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता के हम पढ़ रहे थे उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में मैंने आपको यह बताया था दोस्तों कि हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और हर एक राज्य का वैसे तो अपना एक न्यायालय होना चाहिए, परंतु हमारे देश में एक अनुच्छेद जो है संविधान में वो यह कहते हैं कि 2 राज्यों के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट बताया था। फिर दोस्तों जो हमने बात करी थी वह बात यह करी थी कि जो हमारे देश का, ठीक है दोस्तों, जो हमारे देश का दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया था, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, उसके अंदर मैंने दोस्तों आपको यह भी बताया था कि संरचना
कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे चुना जाता है, कितने साल तक वे रहते हैं, उनकी योग्यता क्या क्या होती है, कैसे कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, और उनका कार्यकाल क्या है दोस्तों, कितने साल के लिए चुने जाते हैं। अगर वो अपने हिसाब से काम नहीं करते तो उन्हें उनके पद से हटा भी दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर, ठीक है दोस्तों, थोड़ी क्या कहते हैं उसे कन्फ्यूज़न हो गई थी क्योंकि ये पेज हमारा मेन हट गया था, तब हम दोबारा इसी को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि शपथ, संविधान, अगर मान के चलो आप हाई कोर्ट के जज के रूप में चुने जा रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 219 के अंतर्गत आपको अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त अन्य पदाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, जो सबसे बड़ा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति से सलाह, मतलब कि क्या कहते हैं, शपथ लेते हैं। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के जज चुने जा रहे हो तो आप किसके समक्ष वो लोगे शपथ? आप लोगे अपने राज्यपाल, जो राज्य का राष्ट्रपति होता है एक तरह से। तो राज्यपाल के सामने शपथ ली जाती है। शपथ में दोस्तों क्या होता है आपको पता ही है कि मैं अपने कार्य को सही से संभालूंगा, मैं अपने देश के लिए प्रति सही रहूँगा, मैं अपने काम में कोई गलती नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ें, या फिर हम अपने तरीके से किसी जैसे नुकसान नहीं करेंगे। तो मतलब ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है हर एक जज को, ठीक है दोस्तों। और कोई भी हम जॉब करते हैं सरकारी, तो उसमें हमें अपनी सर्विस के प्रति एक शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे बताया गया न्यायाधीशों के स्थानांतरण। देखो दोस्तों, अब ऐसा होता है ट्रांसफ़र, अगर आप हाई कोर्ट में लग गए तो आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आपका कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। अगर आप मद्रास में हैं तो आपको गुजरात भेजा जा सकता है। अगर आप गुजरात में हैं तो आपको, वैसे तो मद्रास है नहीं, मैं एक पुरानी बात बोल रहा था, पुराने राज्य के हिसाब से दोस्तों, अगर चेन्नई में हैं आप तो आपको अलग राज्य में भेज दिया जाएगा। तो हर एक राज्य से किसी राज्य में भी आपको स्थानांतरण, ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला कर सकते हैं, परंतु शुरुआत में इसका बहुत विरोध हुआ, इसलिए इसमें बदलाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेशल बेंच ने ऑर्डर पास किया कि जब भी तबादला किया जाएगा, ऐसे समय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश का परामर्श लेना होगा। तो देखो दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर किसी भी जज का, ठीक है दोस्तों, अगर एक राज्य से दूसरे, मतलब कि एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट भेजना होता था तो तुरंत भेज दिया जाता था। लेकिन इससे क्या हुआ, कई बार किसी जज के पास बहुत अच्छा केस आ गया और वो उसमें बहुत अच्छा फैसला सुनाने वाले, तो रातों रात उनका क्या हो जाता था, तबादला कर दिया जाता था। कहाँ पर? दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में। लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया और यह बोला गया कि ऐसा नहीं होगा। जब भी तबादला किया जाएगा तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके और वरिष्ठ न्यायाधीश का परामर्श लेकर किया जाएगा कि इनको हम क्यों करें। तो फिर आपको बताना होता है, जब इनका न्यायाधीश राष्ट्रपति जी यहाँ से, मतलब कि एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट भेजते तो बताते हैं कि यहाँ पर इनकी बहुत ज़रूरत है, और जब उनको लगता है कि हाँ ये ज़रूरत है तो इसका मतलब उनको प्रूफ भी करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बिना किसी कारण के भी उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन अब बताना पड़ता है या फिर कहीं ना कहीं सलाह लेनी पड़ती है। एक प्रोसीजर आ गया है कि आपको बताना पड़ता है कि उनकी क्यों आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसफ़र की ज़रूरत क्यों आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब मेन हम अभी तक क्या समझे हैं दोस्तों, तो अब तक हम दोस्तों यह समझे हैं कि उच्च न्यायालय कैसे बनता है, उच्च न्यायालय में जज काम कैसे करते हैं, उनको कैसे चुना जाता है, उनकी सैलरी क्या होती है, उन्हें कौन हटा सकता है, उन्हें कब तक नहीं हटाया जा सकता, उनकी योग्यता क्या है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो शपथ किन के सामने लेते हैं, उनका कार्यकाल कितना लंबा है। लेकिन दोस्तों अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे तो अगर हमारा क्वेश्चन का जो है सारा भाग हो गया है, अब हमें सिर्फ इस शक्ति के बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट क्या कर सकता है। तो देखो दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में भी शायद यही एग्जांपल दिया था, मुझे वही एग्जांपल सबसे अच्छा भी लगता है कि आपकी शक्ति बदलती है, ठीक है दोस्तों। जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप एक स्टूडेंट का कर्तव्य निभाते हो, आप सिर्फ पढ़ते हो और अपना नॉर्मली अपनी शिक्षा ग्रहण करते हो। जब आप फिर किसी पद पर आ जाते हो तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास अलग शक्ति आ जाती है। उसके बाद जब आप किसी अलग लेवल पर पहुँचे, जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं तो आपसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन गए, जज बन गए, तो आपकी शक्ति बदल गई ना दोस्तों। वैसे ही एक हमारे देश में उच्च न्यायालय बनाया क्यों गया है,
उसकी शक्ति क्या है दोस्तों, उसकी पावर क्या है, हाई कोर्ट आखिर करता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा उच्च न्यायालय को कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने यह सब चीज़ें बताई थी, वही सब चीज़ें रिलेटेड हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया न्याय संबंधी शक्तियाँ। पहली बात तो प्रारंभिक और दूसरी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहले तो हम इन तीनों को समझते हैं। देखो दोस्तों, न्याय संबंधी शक्ति का मतलब होता है हाई कोर्ट में न्याय करना। ठीक है दोस्तों, न्याय का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर मेरे साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं हाई कोर्ट जाके न्याय पा सकता हूँ। इसे कहते हैं न्याय संबंधी शक्ति। चाहे वो संविधान में मेरा पालन नहीं किया गया, चाहे मेरे साथ किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, चाहे मैंने किसी व्यक्ति के साथ गलत किया है। प्रशासन संबंधी शक्ति होती है जब प्रशासन कोई गलत काम करता है दोस्तों। प्रशासन कोई गलत काम का मतलब है जिसे वो जो जिम्मेवारी मिले वो काम नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलो, आपका काम है टीचर हुआ, ठीक है, और टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, और टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं और सरकार से फ्री सैलरी ले रहे हैं, तो प्रशासन काम नहीं कर रहा। पुलिस का काम है सुरक्षा प्रदान करना, और पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही, तो वो हो गई प्रशासन संबंधी शक्तियाँ। ऐसे टाइम में जज कह सकता है कि आप अपना काम करिए, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति दोस्तों, जब कानून डिफाइन नहीं है, जो कानून लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, तो उस कानून को पढ़कर मतलब समझाने वाला भी कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो जैसे आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया, जैसे मान के चलो आज के टाइम में मास्क ना लगाना एक फ़ाइन है, ठीक है दोस्तों, या फिर मास्क ना लगाना फ़ाइन है दोस्तों, लेकिन आपका मास्क फट गया और आप मास्क खरीदने जा रहे हो, ठीक है दोस्तों, सरकार की नज़र में आप फ़ाइन के लिए लायबल हो क्योंकि आपके चेहरे पे मास्क नहीं है, लेकिन आप अपनी जगह सही हो कि आप तो मास्क खरीदने ही जा रहे थे। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर दोनों बंदे सही हैं। तो ऐसे टाइम में कोर्ट फैसला करता है कि क्या करना है, व्यक्ति पे फाइन लगाना है या नहीं। तो इसको कहते हैं पुनरीक्षण, कि जो चीज़ लिखी है कहीं ऐसी कोई स्थिति आ जाए उस लिखावट का मतलब समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो कई बार आप इसी को यहाँ तक समझ गए ना, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वो डीप करने में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम समझते हैं न्याय संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों, न्याय संबंधी शक्तियों में होती है 2 तरह की शक्तियाँ, एक होती है प्रारंभिक, एक होती है अपीलीय। प्रारंभिक दोस्तों वो होती है जिसमें जो अपने आप चली जाती है, अपीलीय होती है जिसमें हम अपील करते हैं। जैसे प्रारंभिक में राज्यों के उच्च न्यायालयों में दीवानी मुकदमे अधीनस्थ न्यायालय के बाद उच्च न्यायालयों में आते हैं। उच्च न्यायालय आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। तो देखो दोस्तों, अगर मान के चलो आप नीचे के कोर्ट में कोई भी फैसला लेकर हो और आपके वो फैसले संतुष्ट नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये हाई कोर्ट का पहला काम है कि अगर जो भी राज्य के अंदर झगड़े हैं जिसे नीचे वाली कोर्ट नहीं संभाल पा रही, उसे हाई कोर्ट संभालेगा। उच्च न्यायालय आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक भी है। दोस्तों, अगर आपके सरकार आपके लिए कोई ऐसा कानून बना देती है, ठीक है दोस्तों, तो उस अधिकार से कौन बचाता है, उस गलत कानून से आपको कौन बचाता है, तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऐसे को खराब बंद कर देता है। अगर मान के चलो आपके घर में पानी नहीं आ रहा है या आपके आसपास पानी नहीं है, तो दोस्तों आप हाई कोर्ट के पास जाओगे कि भाई मेरे जीने का अधिकार क्या है, मैं जब जल नहीं होगा तो मैं जीऊँगा कैसे। तो ऐसे में हाई कोर्ट बोलेगा कि नहीं, व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि उसके जीने का अधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार जो हमारे 6 के 6 मौलिक अधिकार है वो राज्य के अंदर कौन लागू करवाता है, हाई कोर्ट। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो दोस्तों, आपको सबसे आखिरी अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको मालूम भी है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि अगर आपके कोई भी अधिकार क्यों उल्लंघन हो रहा है, जैसे राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू, अगर आपको धार्मिक, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं और आपके धर्म को मानते टाइम आपको कोई परेशान करता है, या आपको मानने की आज़ादी नहीं मिल रही है, आपको अपने पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है, या आप अपने मनपसंद का खा नहीं पा रहे, तो ऐसे टाइम में आप किसको जाके अप्रोच करेंगे, हाई कोर्ट को। किसको करेंगे दोस्तों, हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट हर एक व्यक्ति के अधिकारों को बचा कर रखती है। दूसरा दोस्तों, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जब व्यक्ति खुद अपील करता है। जैसे दीवानी मुकदमे के अंतर्गत शासन कोर्ट व निचले अदालत से दिए गए फैसले को उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। फौजदारी ऐसे मुकदमे दायर किए जा सकेंगे जिसके अंतर्गत अपराधी स्वयं भी उच्च न्यायालय से अपील कर सके और जिसमें सेशन जज ने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया हो। तो देखो दोस्तों, अगर कभी किसी को फांसी की सज़ा मिल जाती है, या कभी किसी को मान के चलो एक व्यक्ति ने साइकिल चोरी करी और उसे 12 साल की सज़ा मिल गई, ठीक है दोस्तों, और दूसरे ने मर्डर किया, उसे 1 महीने की सज़ा मिल गई, तो ऐसे टाइम में हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई साइकिल चोरी करने के 10 साल
साल की सज़ा और जिसने मर्डर किया उसे 1 महीने की सज़ा। तो ऐसे टाइम में हाई कोर्ट देखता है कि इस मामले में है क्या। इसके अलावा दोस्तों जिसको फांसी मिली हो नीचे वाले सेशन कोर्ट से, वो तो 100% ऊपर जाके अपनी अपील कर सकता है। किसी अपराध को 4 वर्ष से अधिक सज़ा, तो दोस्तों कोई भी ऐसा सज़ा जो सेशन कोर्ट ने 4 साल से ज़्यादा दी हो, तो उसके लिए भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी हमें दोस्तों फैसला नहीं संतुष्ट होते, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ये समझ में आ गया कि न्यायिक संबंधी शक्तियाँ क्या है। तो न्यायिक संबंधी शक्ति का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकार, अगर आपका किसी भी तरीके से राज्य के अंदर कोई भी अधिकार खरच जा रहा है या फिर आप कभी अपने सेशन कोर्ट्स के फैसलों से खुश नहीं हैं, तो आपका हाई कोर्ट आपको कोशिश करेगा कि आपके फैसलों को सही करने की। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर आप आखिरी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गई दोस्तों न्याय संबंधी शक्ति। अब दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे प्रशासन संबंधी शक्ति। प्रशासन संबंधी शक्ति से पहले मैं थोड़ा आपको कहूँगा कि आप ब्रेक ले लीजिए और एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, हम पढ़ क्या रहे हैं अब तक, तो हमने दोस्तों अब तक यही पढ़ा है। मेन जो हमारा क्वेश्चन हम उसको देखते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय की रचना, शक्ति तथा स्थिति। तो देखो दोस्तों, हमने रचना पढ़ ली कि हमारा हाई कोर्ट कैसे बना है। उसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट की क्या स्थिति है। अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वह यह पढ़ेंगे कि हमारा शक्ति क्या है। शक्ति के भी मैंने आपको 3 भाग बताए थे, न्याय संबंधी शक्ति। अब हम जो पढ़ेंगे प्रशासन और न्यायिक पुनरीक्षण। तो देखो दोस्तों, प्रशासन संबंधी शक्ति में उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से जांच पड़ताल के लिए सबूत मंगा सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर कभी कहते हैं कि अगर आपके नीचे वाला जो कोर्ट है, अगर वो कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या उसके फैसले में कोई खोट दिखता है या फिर कोई भी जांच के लिए भी हाई कोर्ट अपने पास उस केस को मंगा सकता है, उसके पेपर मंगा सकता है और देख सकता है कि भाई इस मामले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब नीचे वाले कोर्ट्स की, ठीक है, जांच पड़ताल करना हाई कोर्ट की एक जिम्मेवारी भी हो सकती है। उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों पर भी रोक सकता है, लगाता है, तथा रोक लगाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वह देखता है कि अधीनस्थ न्यायालय कोई गलत शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। देखो दोस्तों, हाई कोर्ट ये भी देखता है कि जो उसके नीचे जो कोर्ट हैं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, वो पावर का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, तो वो भी देखता है। तो उच्च न्यायालय कहीं ना कहीं अपने राज्य में न्याय व्यवस्था बनाए रखता है। दोस्तों, किसी मुकदमे को एक न्यायालय से हटाकर निर्णय लेने के लिए दूसरे न्यायालय में भेजा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, आपका कोर्ट से कोई भी केस ट्रांसफ़र भी किया जाता है कि आपका कोर्ट किसी कोर्ट में चल रहा है तो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसके कहने पर? हाई कोर्ट के जज के कहने पर। उन्हें लगेगा कि ये मामला इस पर नहीं होना चाहिए, किसी और पे होना चाहिए, तो वो उसे किसी और जज के पास भी भेज सकते हैं। ये काम कौन करता है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के अधिकारी की नियुक्ति, अभिन्नति, उन्नति, छुट्टी के बारे में भी नियम बनाता है। तो देखो दोस्तों, जो हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट हैं उनके लिए छुट्टी, उनकी पेंशन, जो भी मतलब उन्नति, उनका प्रमोशन, ये सब चीज़ें कौन करता है? हाई कोर्ट। अगर उनको नीचे करना है उनको पोस्ट से, तो वो सब काम भी कौन करता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं अपने राज्य के अंदर न्याय की एक जिम्मेवारी निभाता है। यदि किसी संविधान के अनुच्छेद व किसी ऐसे कानून जिसमें विशेष या फिर विशेष नहीं किया जा सकता हो, ऐसे कोई केस उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर मान के चलो कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें न्याय बहुत ज़रूरी है, या फिर उन्हें लगे कि ये कोर्ट नीचे वाले कोर्ट से जल्दी ऊपर वाले कोर्ट पे इसका फैसला होना चाहिए, तो ऐसे टाइम में नीचे वाले कोर्ट से वो केस सीधा हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। उच्च न्यायालय रिकॉर्ड, कामकाज, मिनिस्टर, हिसाब किताब, यह सब देख सकता है। तो देखो दोस्तों, यह प्रशासन संबंधी शक्ति में आप देखोगे तो आपको मोटा मोटा यही पता चलेगा दोस्तों कि राज्य में जो नीचे के हाई कोर्ट काम कर रहे हैं उसे हाई कोर्ट चलाता है। वहाँ पर केस ट्रांसफ़र करना, केस को मंगाना, केस की जांच पड़ताल करना, वहाँ के जजों की प्रमोशंस, उसके बाद में उनका जो डी प्रमोशन हो गया, जो उनको नीचे गिराना हो गया, छुट्टी, ये सब भी काम कौन करता है? तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का काम है कि भाई अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को सही से बनाकर रखे। तो दोस्तों, अब हम बिल्कुल एंड की तरफ पहुंच गए हैं। तो लास्ट शक्ति हम पढ़ लेते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ। अब दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ आखिर होती क्या है? तो देखो दोस्तों, भारत में संघीय संविधान होने के कारण संविधान सर्वोच्च है। इसकी व्याख्या रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के है। इसी कारण उच्च न्यायालय राज्य की विधान पालिका, कानून कार्यपालिका की आज्ञाओं की वैधताओं को जांच करता है। संविधान के अनुकूल ना होने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार कहते हैं। और 43वें संशोधन द्वारा केंद्रीय कानून भी इस परिधि में आते हैं। तो देखो दोस्तों, वैसे सुप्रीम कोर्ट का काम है न्यायिक पुनरीक्षण का, लेकिन अपने राज्य में हाई कोर्ट भी ये काम कर सकता है।
अब दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण होता क्या है? तो देखो दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है, मान के चलो आप अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देखो मुर्गे मार के खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, या फिर आप बकरा खा रहे हो, तो ठीक है दोस्तों, है ना। लेकिन आप किसी आदमी को मार के खाने की सोच रहे हो तो वो गलत है, ठीक है दोस्तों। या फिर आप सोचोगे मैं शेर का शिकार करके शेर का मीट खाऊंगा, तो वो भी गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यायिक पुनरीक्षण, हर चीज़ के अंदर एक लिमिटेशन है, ठीक है दोस्तों। तो उस लिमिटेशन को कौन बताता है? हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब मान के चलो जैसे कई बार कई तरीके से, ठीक है दोस्तों, हमें कानून की जब व्याख्या नहीं होती, जब हमें कानून का मतलब पता नहीं होता, तो उस कानून को सही से कौन बताता है? न्यायिक पुनरीक्षण। ये काम कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। राज्य के अंदर किसी भी तरीके से, तो दोस्तों कई बार आप देखते हो कि सरकार जो कानून बनाती है उससे अलग कोर्ट कई बार फैसला दे देते हैं, या कोर्ट कहता है कि इस पर ध्यान दो। तो आप यहाँ पर एक तरह से दोस्तों मोटा मोटा आप समझने की कोशिश करो, वही है कि जो कानून लिखा हुआ है और उस कानून के बारे में स्पष्टता नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे मास्क वाला कहा था। उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने रोटी के बारे में एग्जाम्पल दिया था। तो न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब है कि अपने राज्य में कानून की व्यवस्था बनाए रखना, उस कानून की व्याख्या करना, यह सब चीज़ें। तो दोस्तों एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आज जो हम पढ़ रहे थे हाई कोर्ट के बारे में, पहले आप 2 सेकंड ये सोचिए कि आपने जब ये चैप्टर या वीडियो देखने से पहले आपको कितनी जानकारी थी और अभी कितनी जानकारी है। तो देखो दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो आप इसको दोनों को लिख के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको यही बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में, कैसे बनता है, इनको हाई कोर्ट के जजों को कैसे नियुक्त किया जाता है, वहाँ पर जज कैसे काम करते हैं दोस्तों, इसके बाद में कौन जज बन सकता है, कार्यकाल कितना है, कैसे वो काम करेंगे, उनकी शक्तियाँ क्या है, उनकी 3 शक्तियाँ, उन 3 शक्तियों में कितनी तरह की शक्तियाँ बटी हुई है, कैसे हाई कोर्ट अपने राज्य में न्याय को बनाए रखता है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करी आपको समझाने की। उसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ गलती कमी पेशी रह गई, जिसे हम दूर कर सके। इसके बाद दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मैंने आपको अपने, या आप मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको अबाउट में इन्फॉर्मेशन में अपने यूट्यूब चैनल में दे रखा है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।